हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है सब लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो अब हम आज कल कल हम लोग पढ़े थे गणित में वास्तविक संख्या। गणित में पढ़े थे कि संख्या कितने प्रकार के होते हैं। संख्याओं के प्रकार के बारे में पढ़े थे, जिसमें हम लोग प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्याओं को देखा था। पूर्णांकों को भी देखा था, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, इन लोगों को देखा था। तो आज हम लोग देखेंगे इसके आगे की संख्या। आज हम जानेंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, फिर वास्तविक संख्या के बारे में। तो चलिए देखते हैं परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। देखिए, परिमेय संख्याएं जो होती हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकें। वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकें, यानी p/q के रूप में लिख सकें, जहां p व q एक पूर्णांक हो तथा q नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। परिमेय संख्या क्या होती है। वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकें। वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकें, जहां p व q एक पूर्णांक हो, p व q एक क्या हो, पूर्णांक हो, तथा q नॉट इक्वल टू 0, अर्थात q जो है 0 के बराबर, शून्य के बराबर न हो। जैसे हम कह रहे हैं 2/5, 3/4, 6/2, ठीक है, 7/3, 2, -3, 8। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं वे होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकें, जहां p व q एक पूर्णांक हो और q का मान 0 के बराबर ना हो। जैसे कि 2/5, 3/4, 6/2, 7/3, 2 -3। ये 2 को हम क्या कर सकते हैं, 2 भी एक परिमेय संख्या, क्यों, क्योंकि हम 2 को 2/1 कर सकते हैं, -3 को -3/1 कर सकते हैं। तो ये एक क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, समझ में आ गया। परिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकें, जहां p और q पूर्णांक हो, लेकिन q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब आते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। परिमेय संख्या होती है जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकें, और अपरिमेय संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में न लिख सकें। तो क्या लिखेंगे अपरिमेय संख्या में, तो वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में न लिख सकें क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जिन्हें हम p/q के रूप में न लिख सकें। जैसे कि करीब 2 है, करीब 3 है, करीब 5 है, ठीक है, करीब 7 है। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, पाई भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्याओं को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं।
क्यों नहीं लिख सकते हैं? इसका कारण क्या है? जैसे अभी हम बताए कि जैसे 2 को 2/1 लिख दें। चलो 2 को 2/1 लिखिए तो एक परिमेय संख्या हो जाएगा, लेकिन करीब 2/1 एक परिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन और लागू होता है। सिर्फ यही नहीं कि क्यू नॉट इक्वल टू 0 के बराबर हो, एक क्यू जो है नॉट इक्वल टू 0 हो तो परिमेय संख्या हो जाएगा, नहीं। यहाँ एक शर्त और है क्या परिमेय संख्या के लिए कि पी और क्यू एक पूर्णांक होना चाहिए, जबकि यहाँ करीब 2 जो है √2 जो है वह एक पूर्णांक नहीं है। क्यों? क्योंकि हम √2 का वर्गमूल अगर निकाला तो √2 का जब वर्गमूल निकालेंगे, √2 का वर्गमूल निकालते हैं 1.4 के आसपास ऐसे लगभग होता है। तो हम इसके एक पूर्णांक नहीं, ये जो है ये एक पूर्णांक नहीं। तो जब ये पूर्णांक नहीं है तो फिर ये परिमेय संख्या नहीं होगा। क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है। जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं, जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं, अगर उनका हम वर्गमूल रूट में उसको लिख दें तो वो सभी क्या हो जाती हैं? अपरिमेय संख्याएं हो जाती हैं। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे, हमारे जो कक्षा 10 के पहले चैप्टर का जो नाम है वह क्या है? वास्तविक संख्याएं। क्या नाम है? वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? ठीक है, ये समझ में आ गया ना? वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? क्या समझ में आया? एक बार वो देख लीजिए। परिमेय संख्या वे संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सके जहां p व q एक क्या हो? पूर्णांक हो तथा q नॉट इक्वल टू 0 हो, जैसे में ये है। ठीक है। तो अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में न लिख सकें जहां p व q एक पूर्णांक और q नॉट इक्वल टू 0, तो उसको हम अपरिमेय, अगर p/q के रूप में न लिख सकें तो वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। जो अब हमारा जो चैप्टर है, अगर अब देखिए, ये जो परिमेय संख्या के अंतर्गत सभी संख्या आ जाती है जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा। कौन कौन सी प्राकृतिक संख्याएं भी आ जाती हैं। ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से? 1 से शुरू हो गई, 1 से शुरू हो गई। पूरी संख्याएं 0 से शुरू हो गई, 0 से शुरू हो गई। ठीक है। सम संख्याएं ये हो गया, विषम संख्या ये हो गया। अच्छा, पूर्णांक धनात्मक ऋणात्मक होते हैं, ये सभी परिमेय संख्या होते हैं। क्यों? क्योंकि सभी के बटे 1 लिख सकते हैं, सभी के बटे 1 लिख सकते हैं ना हम, सभी के बटे 1 लिखा जा सकता है, सभी के बटे आप 1 लिख सकते हैं। तो ये सब क्या होती हैं? परिमेय संख्या। अभी तक जितनी हम पढ़े, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है, वो सभी क्या होती हैं? परिमेय संख्या। देखिए, अभाज्य संख्या परिमेय संख्या होती हैं, लेकिन अभाज्य संख्या का वर्गमूल परिमेय संख्या नहीं होता। क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक। तो अभी तक हम जितनी संख्याएं पढ़े हैं वो सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। और एक अलग से संख्या आ गई, ये ऐसी जो संख्याएं होती हैं, रूट वाली जो संख्या होती हैं, कर्ड के अंदर वाली जो संख्या होती है वो अपरिमेय संख्याएं होती है। क्या अब भी कोई संख्या बचा है? अब भी ऐसी कोई संख्या है जो बचा है? हाँ, बचा है। देखते हैं क्या है। वास्तविक संख्याएं, जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? रियल नंबर क्या होता है? देखिए, संख्याएं जो होती हैं, ठीक है, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? संख्याएं रहती हैं, संख्या, संख्याएं, संख्याएं जो होती हैं मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन होती हैं? वास्तविक संख्याएं, एक वास्तविक संख्या होता है और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या।
और एक और होता है, तीसरा होता है तीसरा मिश्र संख्या। ठीक है, संख्या वैसे तीन प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं और मिश्र संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या होती, अभी हमने बताया कि परिमेय, जितनी अभी अभी तक हमने जितनी संख्याओं का पढ़ा, अर्थात परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को। अब परिमेय संख्या के अंतर्गत सभी संख्याएं आ जाती हैं, ये ध्यान दीजिएगा। परिमेय संख्या के अंतर्गत सभी संख्याएं आ जाती हैं। सभी संख्याएं का मतलब क्या, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, विषम संख्याएं, सम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, ये सभी किसके अंतर्गत आ जाती हैं, परिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाती हैं। अपरिमेय संख्या, अगर अभाज्य संख्याओं का क्या करें, रूट कर दें, कड़ी में लेना अभाज्य संख्याओं को, तो वो क्या हो जाती है, परिमेय अभाज्य संख्याओं को कड़ी में ले लेते हैं तो वो हो जाती है अपरिमेय संख्याएं। तो संख्याएं जो है उनको तीन भागों में बांट दिया गया, वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं और मिश्र संख्या। वास्तविक संख्या क्या, ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय दोनों को अगर मिला लिया जाए, परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को अगर मिला लिया जाता है तो जो संख्याओं का समूह प्राप्त होता है उसको कहते हैं क्या, वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। ठीक है, काल्पनिक संख्या क्या होती है, देखिए काल्पनिक नाम से ही पता चल रहा है कि काल्पनिक है, जिसकी कल्पना बस कर सकते हैं, वास्तव में नहीं होती हैं, बस कल्पना कर सकते हैं, जिनको आयोटा से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें, √-1, √-2, √-4, ये कैसी संख्या है, क्या ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल निकलेगा, तो ये क्या है, बस ये इनकी कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, इनकी क्या कर सकते हैं, हम कल्पना कर सकते हैं, तो ये इनको हम कहते हैं क्या, काल्पनिक संख्याएं, जो कि आगे आप फर्स्ट ईयर में जब जाएंगे 11 में जाने के बाद आपको ये पढ़ाया जाएगा। मिश्र संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याओं को योग या अंतर को मिश्र संख्याएं कहते हैं। जैसे, अच्छा इसको प्रदर्शित कैसे किया जाता है, तो देखिए अंडर रूट माइनस, ये जो -1 जो है, ठीक है, काल्पनिक संख्याओं को आई से प्रदर्शित किया जाता है और इसको कहा जाता है आयोटा। क्या कहा जाता है, आयोटा, आयोटा। ठीक है, आयोटा। अगर हम किसी संख्या को लिखें, जैसे हम लिख रहे हैं 2+5 आयोटा, तो ये क्या हो गया, मिश्र संख्या। ये क्या हो गया, मिश्र संख्या हो गया। अगर ये मिश्र संख्या का, या ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, आयोटा भी। ये जो है मिश्र संख्या जो होती है उसे मिश्र संख्या को प्रदर्शित करने का तरीका है, ऐसे प्रदर्शित कर दिया जाता है मिश्र संख्या। माइनस के रूप में भी लिख सकते हैं, A-आयोटा। तो ये सब क्या है, ये सब मिश्र संख्याएं हैं, ये काल्पनिक संख्याएं हैं, और परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह क्या है, वो वास्तविक संख्या है। तो आशा है आप लोग सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि वास्तविक संख्याएं कहते हैं किसको। वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिए। तो हम संख्याओं के बारे में पढ़ लिए, संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं उसको पढ़ लिए। परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है, हम जान लिए कि हाँ वास्तविक संख्याएं कहते हैं इसको। अब हम आएंगे अपने चैप्टर की तरफ।
चैप्टर का एक पहला प्रमेय है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है? आप लोग छोटे क्लासों में पढ़े होंगे, भाग और भाग को जांच करने की विधि बताई गई होगी। कैसे भाग को जांच करते थे? ऐसे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक, तो ये छोटे क्लासों की विधि, मतलब छोटे क्लास में जब आप रहते हैं तो उस समय पढ़ने की ये विधि है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। लेकिन जब आप हाई स्कूल में, यही चीज़ है, दूसरा कुछ नहीं, बस यही चीज़ है। इसको एक प्रमेय का नाम दिया गया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ये एक प्रमेय होता है जिसके प्रमेय क्या होते हैं? प्रमेय एक सिद्ध किया हुआ तथ्य होता है, समझ लीजिए। प्रमेय क्या होते हैं? प्रमेय एक सिद्ध किया हुआ तथ्य होता है जिसके आधार पर अन्य प्रश्नों को हल करते हैं। जिसके आधार पर अन्य प्रश्नों को क्या करते हैं? हल करते हैं। तो ये यूक्लिड विभाजन एक प्रमेय क्या होता है? ये प्रमेय का क्या बताता है? ये प्रमेय क्या यह बताता है कि अगर मान लीजिए ए और बी कोई दो धनात्मक पूर्णांक है, यदि, ये प्रमेय का क्या कहता है? यदि ए व बी कोई दो धनात्मक पूर्णांक हैं, ठीक है, यदि ए और बी कोई दो धनात्मक, ए और बी कोई क्या है? दो धनात्मक पूर्णांक हैं, जहां ए जो है वह बड़ा है किससे? बी से, ठीक है। तब क्यू व आर इस तरह उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ये जो आर का मान है वह जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा होगा, जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा होगा, परंतु बी से सदैव छोटा होगा। बी से सदैव क्या होगा? छोटा होगा। समझ लीजिए इसको। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक प्रमेय है। प्रमेय बताया ही यहाँ क्या कहता है? प्रमेय कहते किसको हैं? प्रमेय एक सिद्ध किया हुआ तथ्य होता है जिसके आधार पर, जिसकी सहायता से हम अन्य किसी प्रश्नों को हल करने में, सूत्रों को हल करने में प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है? देखिए, यदि ए व बी कोई दो धनात्मक पूर्णांक दिया गया, मान लीजिए कोई ए और बी दो धनात्मक, ए और बी कोई दो धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। ए और बी कोई दो धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ ए जो है बी से बड़ा है। ये जो ए है ना, ये जो ए है इस बी से क्या है? बड़ा है। तब क्यू और आर इस तरह उपस्थित होते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, और जहाँ पर ये आर जो है ना
वह सदैव जीरो से, शून्य से बड़ा होगा, या तो शून्य के बराबर होगा, परंतु इस बी, ये जो बी है ना, इस बी से छोटा होगा। आर का मान, आर का, ये जो आर का मान है इस बी से छोटा होगा और शून्य से बड़ा अथवा शून्य के बराबर होगा। इस तरीके से ये विद्यमान होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं सुन रहा? तो देखिए, अब आप हमें क्वेश्चन के हिसाब से करें, ए और बी कोई धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, ए और बी कोई धनात्मक पूर्णांक है। जैसे मान लेते हैं ए बराबर मान लेते हैं 8 है और बी बराबर मान लेते हैं 2। ठीक है, ए बराबर 8 है, बी बराबर 8 ना मान करके 9 मान लेते हैं और बी बराबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, ए बराबर, देखिए अब ए का मान बी से, मतलब 9 2 से बड़ा है, तो जहाँ वही चीज़ हुआ, ए बी से बड़ा है, मतलब ए जो है बी से तो बड़ा है ना। ठीक, तब क्यू और आर इस तरह उपस्थित होते हैं। किस तरह उपस्थित होते हैं? देखिए वही चीज़, यही भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल फल शेषफल, ये भाज्य होते हैं। ए जो होता है ना, ये ए भाज्य होता है और बी क्या होता है? भाजक होता है। और जब भाज्य और भाजक दिया हो तो हम आसानी से भागफल और शेषफल ज्ञात कर लेते हैं। ये जो क्यू होता है, ठीक है, ये ए क्या है? ए भाज्य होता है, ठीक है, बी क्या है? भाजक होता है, क्यू क्या होता है? भागफल होता है, और आर क्या होता है? शेषफल होता है। समझ लीजिए इसको। तो हम जानते हैं अगर भाज्य और भाजक दिया हो तो भागफल और शेषफल आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ए क्या है? भाज्य अर्थात 9 दिया है। अब भाजक से इसमें डिवाइड करें तो 2 चौको 8 है, बचा कितना? 1 बचा, शेषफल 1 आया। तो यही क्यू का मान है और यही आर का मान है। तो इसको हम लिख सकते हैं 9 बराबर, क्या लिख सकते हैं? बी का मान 2 है तो 2 गुणे 4 प्लस 1, यही ए है, यही बी है, यही क्यू है और यही आर है। हम यहाँ देख रहे हैं कि आर का जो मान है, देखिए 0 से बड़ा है, 0 से क्या है? बड़ा है, परंतु ये जो बी का मान है, बी के मान से छोटा है। जो बी का मान 2 है, 2 से छोटा है। हाँ, ये शून्य भी हो सकता है। जैसे कि एक और उदाहरण लेते हैं, अगर ए बराबर हम ले लेते हैं 6 और बी बराबर ले लेते हैं, या ए बराबर 24 ले लेते हैं, बी बराबर 6 ले लेते हैं, तो अगर हम करें तो 24 बराबर क्या हो जाएगा? बी का मान 6 है, 6 चौको 24 प्लस 0, ये ए का मान हो गया, ये बी है, ये बी है, ये क्यू है और ये क्या है? आर है। तो आर का मान सदैव शून्य से बड़ा या शून्य के बराबर होगा, परंतु जो बी का मान है उससे क्या होगा? छोटा होगा। तो यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यही क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी इसी पर बहुत से क्वेश्चन आते हैं और इन क्वेश्चनों को हल करने में बच्चे फंस जाते हैं। अभी हाल ही में बोर्ड एग्जाम समाप्त हुआ है, बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट आए हैं, 2 ही 3 दिन के अंदर बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट आए हुए हैं। बच्चे देखे होंगे, सोचे होंगे कि फला बच्चा बहुत ज़्यादा नंबर पाया है। तो आप भी तैयारी कीजिए ना, आप भी तैयारी कीजिए, मन से तैयारी कीजिए, कलम और कापी को लेकर के बैठ जाइए और जो हम पढ़ा रहे हैं गारंटी के साथ कहते हैं कि ये एग्जाम में आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता। जितना हम बता देंगे उससे बाहर कुछ नहीं आ सकता, ये हमारा वादा है। इसी से संबंधित जो आएगा आएगा, और आपको इतनी अच्छी से तैयारी करा देंगे कि अगर आप के मोहल्ले के लड़के 600 में, अगर आपके मोहल्ले का लड़के 600 में 85% 90% निकाला है तो आप 95% निकालेंगे, ये आप तय करके बैठिए। तो ठीक है, तो ये होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है? यदि ए व बी कोई 2 धनात्मक पूर्णांक है, जैसे यहाँ पर 9 और 2 ले लिए, 24 और 6 ले लिए, जहाँ ए जो है बड़ा है बी से, तब क्यू और आर, ये क्यू और आर इस तरह से उपस्थित होते हैं कि ए जो है वह बराबर होता है बी क्यू प्लस आर के।
जहाँ आर का जो मान है वह बी से सदैव छोटा रहेगा तथा जीरो से शून्य से या तो बड़ा रहेगा या जीरो के बराबर रहेगा, जीरो से छोटा भी नहीं होगा। ये भी ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि आर का मान ऋणात्मक हो जाना है, आर का मान ऋणात्मक नहीं होगा। क्यों नहीं होता है? क्या कभी आपका शेषफल ऋणात्मक आया? आज तक छोटी क्लास से कक्षा 1-2 से ही आप भाग लगाते हुए आ रहे हैं, क्या कभी देखे हैं कि शेषफल ऋणात्मक आ जाए? नहीं ना। तो इसी कारण से आर का मान शून्य से छोटा नहीं होता, अर्थात ऋणात्मक नहीं होता। ठीक है, इसमें साथ ले लीजिएगा, नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। अगला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, अभी तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़े हैं, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को देखेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या होता है? देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में जो होता है, जो अभी अभी हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ा है, ए बराबर बी क्यू प्लस ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ जहाँ आर का जो मान है वह जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा होगा परंतु बी से छोटा। ठीक है? तो ये जो ए बराबर बी क्यू प्लस आर एक क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? इसी का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, मान लीजिए 2 या 2 से अधिक कोई संख्या दे दिया गया है, आप छोटे क्लास में पढ़े होंगे एच सी एफ जिसको कहते हैं क्या? मौसर अर्थात महत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्त। तो महत्तम समापवर्त अर्थात मौसर यानी कि एच सी एफ हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एच सी एफ जैसे मान लीजिए कोई संख्या दे दिया गया है, जैसे मान लीजिए 24 दे दिया गया है, 8 दे दिया, कह रहा है इसका एच सी एफ ज्ञात कीजिए। तो इसी का प्रयोग करके अगर हम इसका एच सी एफ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके ज्ञात करते हैं तो उसी को कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सहायता से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से दिए हुए 2 या 2 से अधिक, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से दिए हुए 2 या 2 से अधिक धनात्मक पूर्णांकों के, धनात्मक संख्याओं के का एच सी एफ ज्ञात करने को की विधि को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। समझ में आया? नहीं, फिर सुनिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से दिए हुए 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एच सी एफ ज्ञात करने की विधि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसे ही पूछता है, संख्या दे देगा, कहेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से दी हुई संख्याओं का एच सी एफ ज्ञात कीजिए। तो हम एच सी एफ ज्ञात करते हैं। चलिए ये अभी एक देख भी लेते हैं कैसे करते हैं। इसका समझ लिया ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? चलिए ये दिया है, यहाँ हम करते कैसे, इसको ज्ञात कैसे करते हैं, यही विधि कहलाती है एल्गोरिथम, यही विधि।
कैसे करते हैं देखिए, यहाँ हम सबसे पहले चुनाव करते हैं ए और बी के मानों को। तभी हम आपको प्रमेयिका में बताए थे कि ए का मान जो होता है बी से सदैव बड़ा होता है, तो इसमें जो बड़ा है वही ए का मान हो जाएगा। यहाँ हम ये देख रहे हैं कि 24 जो है वो बड़ा है 8 से, इसलिए ए बराबर 24 हो गया और बी बराबर 8 हो गया। अब क्यू और आर तो हम ज्ञात ही कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से देखें, ए बराबर बी क्यू प्लस आर सी। जब ए बराबर बी क्यू प्लस आर देंगे तो यहाँ पर ए का मान क्या है 24 है, बी का मान क्या है 8 है, गुणे क्यू का मान हमको ज्ञात करना है। तो 8 में 24 से भाग कर दें, 8 है 8, 24 में 8 से भाग कर दें तो 8 तिरिका 24, शेष पद आ गया 0। तो कितना मिला 3 प्लस 0। ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं आर का मान 0 आ गया, क्योंकि r इज इक्वल टू 0। जब r का मान 0 आ जाएगा तब इसकी तुलना करेंगे इससे, और जो b का मान होगा वही हमारा HCF होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। जैसे a का मान 24 है, b का मान 8 है। ठीक, अब 8 से 24 में भाग किए तो 8 से 24 भागफल 3 मिला, शेष पर 0 r मिल गया। यहाँ r का मान देख रहे हैं 0 है, r का मान कितना है 0 है। तो यहाँ पर अब हम इसकी तुलना HCF क्या होगा, इसलिए HCF आप 24 और 8 क्या होगा। तो देखिए 24 और 8 का HCF क्या होगा, इसका तुलना करिए इससे, a बराबर 24, b बराबर 8, या 8 क्या होगा, इसका HCF हो गया। ठीक है, चाहे तो आप इसके पहले जैसे HCF याद करते थे कर निकाल के देख सकते हैं कि यही 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि सर गलत बता दिए। नहीं, आइए देख लेते हैं। ये 24 है, 24 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुना 4 गुना 8 3 24। ठीक है, 8 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब हमें HCF क्या होता है, जो तीनों में हो। तो तीनों में क्या, 1 2 2 2 3, तीनों में 3 2 है, कितना हो जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं है बी का मान यहाँ आ दिया तो वही 8 आया, नहीं है, कुछ अलग। जैसे यहाँ पर इसी से कट गया ना, ये इसी से पूरा पूरा 24 में भाग चला गया, इस वजह से इसका 8 है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे एक 36 है और एक 8, इसका HCF ज्ञात करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि चूंकि 36 जो है वह बड़ा है 8 से, 36 बड़ा है 8 से, तो यहाँ पर जब 36 8 से बड़ा है तो इसलिए a बराबर 36 हो गया और b बराबर कितना हो गया 8 हो गया। कितना समझ में आया, जो बड़ा रहेगा वो a का मान हो जाएगा, जो छोटा रहेगा वो b का मान रहेगा। अब हम अपना प्रमेय लागू करेंगे, ये प्रमेय a बराबर बी क्यू प्लस आर सी। तो यहाँ a का मान जो है वो 36 है, ठीक है, b का मान 8 है, गुणे क्यू और आर का मान हमको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, 36 में 8 से भाग करें, 8 चौको 32, 6 में से 2 गया 4, यानी कि हमारा क्यू का मान भी, ये क्यू का मान हो गया, ये आर का मान हो गया। चलो क्यू का मान यहाँ पर रख दें 4 प्लस आर का मान 4। यहाँ ऐसे लिख देंगे कि आर नॉट इक्वल टू 0। जब तक आर का मान 0 नहीं होगा तब तक ये प्रमेय लागू करते चलेंगे। ठीक है, तब तक ये प्रमेय लागू करते चलेंगे। अच्छा, अब यहाँ हम किसको ए और बी माना, ध्यान देने योग्य बात यह है कि अब यहाँ हम किसको ए और बी माने। तो यहाँ हम एक इसको मानेंगे, अब ये 36 को भूलेंगे, 36 बराबर तो लिख दिए। अब इधर के पार्ट को देखेंगे, सिर्फ इधर के पार्ट। तो जो बी है अब बी और आर में देखते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो ये जो बी का मान है अब वो ए हो गया, आर का मान बी हो गया। अब 4 दूनी 8 होता है,
प्लस जीरो, यहाँ आर का मान जीरो के बराबर हो गया। देखो 8 में अगर 4 से भाग करेंगे तो 4 दूना 8, जीरो आ गया। तो क्यू का मान 2 हो गया, आर का मान जीरो हो गया। समझ रहा ना? हाँ, यहाँ पर जैसे जब 36 को कर लिए, हल कर लिए, ये ए का मान यहाँ पर था। अब जब इधर जाएंगे, अब इस साइड में देखेंगे, जब तक जीरो नहीं आएगा इसी साइड में देखते रहेंगे। अब बी का मान जो होता है वही ए का मान हो जाता है, और आर का मान जो होता है वही बी का मान होता जाता है। ऐसे होता जाता है। अगर मान लीजिए यहाँ भी नहीं आया था, तब ये ए का मान होता है, ये बी का मान होता है। फिर नहीं आता तो ए का मान होता है, बी का मान होता है, ऐसे होता जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चूंकि आर जो है वह बराबर हो गया जीरो के। कब बराबर हुआ जीरो के? इस लाइन में आर जीरो के बराबर हुआ है। तो इस लाइन में देखिए बी का मान क्या है, इसलिए एच सी एफ ऑफ 36 और 8 कितना हुआ? इस जिस लाइन में आर का मान जीरो के बराबर हुआ है उस लाइन में देखेंगे बी का मान कितना है। तो इस लाइन में आर जीरो के बराबर हुआ है, इस लाइन में बी का मान क्या है? 4 है। तो यही क्या हो जाएगा? इसका एच सी एफ हो जाएगा, यही इसका एच सी एफ हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए और इसी के आधार पर कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। प्रश्नावली में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, कुछ एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको सॉल्व करिएगा। कल हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। कल हम लोग क्या करेंगे, इसके आधार पर जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से जो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए दिया गया होगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आशा है आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो अपनी पढ़ाई को ऐसे ही अच्छी तरीके से जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए, लाइक करने से हम लोगों का उत्साह बढ़ता है, जिससे हम लोग चाहते हैं कितने अच्छे से अच्छे कंटेंट्स आप लोगों को दिया जाए, अच्छी से अच्छी पढ़ाई। और ये हमारा वादा है कि आप लोगों को हम इतना वहाँ तक पढ़ाएंगे, जीरो से लेकर शिखर तक पढ़ाएंगे। तैयार रहिए बस। और ये भी जान लीजिए, शिक्षा उस शेर का दूध होता है जो पीता है वही दहाड़ता है। तो शिक्षा आज के समय में बहुत ही मायने है। शिक्षा बहुत ही जरूरी है, बेहद जरूरी हो गया है शिक्षा आज के समय में। ठीक है, तो फिर से कहेंगे, वीडियो को अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। अपने उन दोस्तों को शेयर कीजिए जो कि कोचिंग नहीं पढ़ सकते हैं, कोचिंग की महंगी महंगी फीसें नहीं दे सकते हैं, उन लोगों को भी शेयर कीजिए। सभी लोगों को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी अब घर पर बैठ करके अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकें, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकें। धन्यवाद।